नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं और ये पाठ क्रमांक 3 हमारी बदलती हुई पृथ्वी ये आपके सामने है। आज हम इस पाठ के विषय में विस्तृत से पढ़ेंगे और इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले कुछ प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं। प्राय हमारे मन के अंदर यह प्रश्न उठते हैं, यह पृथ्वी जो है इसके ऊपर भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है, सुनामी कैसे आती है। यह प्रश्न हमारे मन के अंदर सदैव उठते रहते हैं। हम अपने माता पिता से पूछते हैं तो प्राय हमें यह उत्तर मिलता है कि यह सब प्रकृति करती है, ईश्वर करता है। बात सत्य है, लेकिन किसी माध्यम से करता है। किस प्रकार से करता है वह आज इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। भैया बहनों, इस पाठ का नाम हमारी बदलती पृथ्वी आपके सामने है और ये सब कुछ मैंने इस चार्ट के ऊपर लिखा है, जो हम क्रम से स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी के अंदर जो भाग है वो कैसे गति करता है या पृथ्वी पर गति कैसे होती है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वह स्थल मंडलीय प्लेटों से बना हुआ है या बनी हुई है। अब ये प्लेटें भूगर्भ में गति कर रही है। गति का कारण क्या? उसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है यानी लावा, जिसके अंतर्गत बहुत सारी धातुएं पिघली अवस्था में पाई जाती है। उसका कारण भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर जो लावा है वह उच्च ताप और दाब के कारण पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। वही मैग्मा अंदर वर्तुल गति कर रहा है, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर वह मैग्मा वर्तुल गति यानी गोल घेरे के रूप में धीमी गति से वह घूमता है। फलस्वरूप प्लेटों के अंदर गति होती है। अब हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो सतही परिवर्तन होते हैं वे किस प्रकार से होते हैं और पृथ्वी की गतियां किस प्रकार से होती है। तो देखिए भैया बहनों, पृथ्वी की गतियां जो है वह अंदर के बल के कारण या अंतर्जनित बल के कारण अंदर की तरफ गति करती है और पृथ्वी के बाह्य भाग के ऊपर उत्पन्न बल के कारण, बहिर्जनित बल के कारण, जिसको हम बहिर्जनित या एक्सोजेनिक बल बोलते हैं, और इसको ये अंदर लगता है इसलिए एंडोजेनिक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यह अंदर की तरफ लगता है बल, इस कारण अंदर की तरफ गति हो रही है, और ये बहिर्जनित बाहर के बल के कारण। अब जब अंदर की तरफ बल लगता है तो इसके कारण दो प्रकार के बल निर्मित होते हैं। एक बल है आकस्मिक, एक बल है पटल के विरूपण के कारण उत्पन्न बल। आकस्मिक बल, जैसा कि नाम से इनको पता चलता है कि यह बल अचानक लगता है पृथ्वी की गतियों के कारण, वर्तुल गति के कारण, पटल की गति के कारण। और इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें बनती है या क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है। उसके बाद में पटल विरूपण के कारण क्या होता है, उसके इस बल लगने के कारण पृथ्वी के अंदर कौन सी गतियां होती है या क्या निर्मित होता है। भैया बहनों, अंतर्जनित बल जो है वह प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आकस्मिक बल लगता है। और आकस्मिक बल अचानक लगने वाला बल। अब इस बल के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी फटते हैं और
भूस्खलन यानी पर्वतों के ऊपर मिट्टी का टूटना। बारिश के समय भी हमने देखा होगा, उत्तराखंड में एक बार बाढ़ आई थी वर्षा के कारण, बादल फटने के कारण, तो पहाड़ के पहाड़ कट के भूस्खलित हो रहे थे। इसको बोलते भूस्खलन, भूमि से अलग होना, टूटना। अब पटल का जो आंतरिक भाग होता है उसका दाब के कारण, गति के कारण रूप विरूपित हो जाता है, जिसके कारण पटल विरूपण बल कहते हैं जिसको। इसके कारण हमारे सामने पृथ्वी पर जितने भी बल है, ये पर्वत है, वे इसी कारण बनते हैं। पटल विरूपण बल के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इस चार्ट के माध्यम से मैंने अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक बल को आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरा बल पृथ्वी की गति के कारण लगता है, वह है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित बल बाहर की तरफ लगता है, जिसको एक्सोजेनिक बल बोलते हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है पृथ्वी के अंदर बदलाव? अपर्दन व विक्षेपण होते हैं। अपर्दन यानी जब पानी बहता है तो मिट्टी का बहाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या नदियों के तेज बहाव के कारण तटों का निरंतर टूटना। इसके कारण क्या है? बहता हुआ जल यानी नदियों का, वर्षा का जल जब पृथ्वी के ऊपर बहता है तो मिट्टी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर बहाव के द्वारा ले जाई जाती है। उसके बाद में पवने, हमने रेगिस्तानी इलाकों में या जहाँ मिट्टी का खुला क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमने देखा तेज पवनें चलती हैं, उसके कारण धूल मिट्टी उड़ती है और आंधियां आती है, तूफान आते हैं, और समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है, उसके कारण भी बदलाव होते हैं, तटों का रूप बदल जाता है। और हिमनद, जिसको अंग्रेजी में ग्लेशियर बोलते हैं, वे भी निरंतर पिघलते हैं ताप के कारण, दाब के कारण, गतियों के कारण, और उनका पिघलने के कारण नदियों में पानी बढ़ता है, समुद्र का स्तर ऊपर उठता है, मिट्टी का कटाव होता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी की गतियां हैं या स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों में गति के कारण जो बल निर्मित होते हैं, उन बलों के नाम, उनके कारण हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को हमने जाना। अब भैया बहनों, इसमें सबसे ऊपर है भूकंप। भूकंप को लेकर हमारी पृथ्वी के ऊपर या अनेक सारे बदलाव हो चुके हैं। 18वीं शताब्दी में कलकत्ता के अंदर भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण कम से कम 1 लाख से 2 लाख के बीच में या उससे अधिक लोगों की मृत्यु भी हुई थी। यह संभावित आंकड़ा है। उसके बाद में 26 जनवरी 2001 को भुज के अंदर भयंकर भूकंप आया था, और उस भूकंप के कारण बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए, जनहानि हुई, धन हानि हुई। यह भूकंप, इसके लिए इसकी सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि ये कब आएगा, लेकिन फिर भी कृत्रिम उपकरणों के द्वारा अब मनुष्य इतना सफल हो चुका है, करीब करीब उसकी भविष्यवाणी कर ली जाती है, लेकिन अभी तक सटीक भविष्यवाणी इसकी नहीं है। प्राचीन काल में हमने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे, वे चिड़ियों के उड़ने से, उनके अंडे देने से, या पक्षियों के इधर उधर विचरण से, या पशुओं के जंगलों से भाग जाने से यह अनुमान लगा लेते थे कि यह भूकंप आने वाला है, या सुनामी आने वाली है, या ज्वालामुखी आया, जो भी है वह प्रकृति के द्वारा ज्ञान उनको प्राप्त था। लेकिन वर्तमान में आधुनिकीकरण उपकरणों के माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इस भूकंप को लेकर बहुत सारी हमारे पास जानकारियां हैं। उसके बाद में, जैसे कि मैं पहले ही बात बता रहा हूँ भूकंप को लेकर, अब ये जो चित्र आपके सामने मैंने बनाया है ब्लैक बोर्ड पे, इस चित्र को यदि हम ध्यान से देखेंगे, आपकी पुस्तक के अंदर भी यह चित्र ठीक प्रकार से बना हुआ है। मैं ये पुस्तक का चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये नीचे वाला चित्र भूकंप का चित्र है, इसको देखेंगे। ये वाला आपके सभी के पास पुस्तक होगी,
अब इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे आप किताब के अंदर, उस चित्र को भी आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो नीचे मैंने बिंदु बनाया है, ये वाला यह है, यहां से भूकंप निर्माण होता है, उसका उद्गम होता है। यहां से भूकंप उद्गम, उसका भूकंप का उद्गम होता है, यानी ये अंदर वाला भाग है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग। अब यह बिंदु और ये ऊपर वाला बिंदु, यह तो आंतरिक बिंदु है और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर, जैसे ये पृथ्वी है, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, मैं दूसरी कलर की चॉकलेट में बता रहा हूं आपको, व्हाइट कलर में। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पृथ्वी बनाई, जैसे बनी, ये देख ली, समझ लिया। अब यहां से मान लो भूकंप का केंद्र है, तो इसको बोलेंगे उद्गम केंद्र, यह होगा उद्गम केंद्र। उसके बाद में ये पृथ्वी की सतह है, इसका निकटतम जो बिंदु होगा यहां से पृथ्वी की सतह पर, यह वाला जो है अधिगम केंद्र कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह वाला बिंदु, यह सतह वाला, यह आंतरिक बिंदु, यह अंदर वाला। अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको उद्गम कहते हैं, उद्गम केंद्र। और जहां पृथ्वी की सतह के ऊपर निकटतम बिंदु जो होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद में जैसे जैसे ये भूकंप की तरंगें अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, पृथ्वी की सतह की तरफ जा रही है, इस केंद्र से अधिकेंद्र से बाहर की तरफ जाती है भूकंप की तरंगें। जितना पास में अधिकेंद्र के पास में जो स्थान होगा वहां पे विनाश भी उतना ही अधिक होगा। धीरे धीरे यह तरंगें बाहर की तरफ, पृथ्वी की सतह की तरफ, बाहर की तरफ ये गति कर रही है, तो वहां पे उसका प्रभाव भी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। यानी अधिकेंद्र के पास का स्थान अत्यधिक, वहां पे नुकसान होगा, और उस अधिकेंद्र से जितना दूर स्थान होगा वहां उतना ही कम उसको नुकसान होगा, या जन हानि होगी या धन हानि होगी। इस प्रकार से हमने भूकंप को पढ़ा। और इसी प्रकार से आपके सामने दूसरा चित्र मैंने बताया है, वह है ज्वालामुखी का एक चित्र है। और इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, यह पर्वत का चित्र बनाया है मैंने। अब इस पर्वत के चित्र को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, यहाँ और ये अंदर जो क्षेत्र है, ये चित्र के अंदर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। ये जो क्षेत्र है ये लावा का केंद्र, यानी मैग्मा को, मैग्मा से आप समझ गए होंगे कि यह है लावा, यानी जिसके अंदर धातु इत्यादि पिघली अवस्था में होती। अब यहाँ पे गति के कारण यहाँ पे दबाव बनता है और ज्वालामुखी अपने क्रेटर से या मुख से यहाँ से फटता है। अब मैग्मा पिघली हुई अवस्था में बाहर आता है, बाहर आने के साथ ही लावा बाहर आता है और उसके साथ में गैस और राख भी बाहर आती है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये निकास क्षेत्र है और ये क्रेटर एरिया है, यानी मुख्य क्षेत्र है। उसके बाद में ये पूरा पर्वत क्षेत्र है। धीरे धीरे ये लावा ठंडा होता है और पर्वतों का निर्माण और खनिजों का निर्माण भी संभव होता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी खनिज है वो पृथ्वी के गर्भ पर पर्वतों के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से आते हैं। इस प्रकार इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा कि पृथ्वी की गतियों के कारण और गतियों पर लगने वाले बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन को हमने पढ़ा। एक बार मैं पुनः इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। इसको कह सकते हैं, पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर स्थलमंडलीय प्लेटों के कारण गति में बदलाव होता है। उसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी के भीतर पृथ्वी की गतियां जो है, गतियों को बल के आधार पर बांटा गया था, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल के कारण आकस्मिक बल लगता है और एक पटल विरूपण बल लगता है। आकस्मिक बल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। पटल के विरूपण के कारण जो बल लगता है उसके कारण हमारे पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होता है। अब एक्सोजनित बल, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी का अपरदन और निक्षेपण होता है, और इसके कारण क्या है, इस अपरदन का कारण क्या है? इस अपरदन का कारण बहता हुआ जल, नदियों का जल, पवनें या पवन, समुद्री तरंगें और हिमनद ग्लेशियर। इस प्रकार से इस पाठ को हम पढ़ेंगे और हम अपनी पुस्तक के अंदर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर एक
क्रियाकलाप दिया हुआ है, प्रयोग दिया हुआ है साइड के अंदर, वो आप खुद घर पे दोहराएंगे, समझेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, इस क्रियाकलाप को प्रैक्टिकल तौर पे आप करेंगे और कॉपी के अंदर करेंगे, और इसका PDF जो आएगी उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्नों को, और कमेंट बॉक्स में अपने विद्यालय का और अपना नाम लिखेंगे। धन्यवाद।